आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 है आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। ठीक है, इसमें जो है आपके अधिकार और आपके कानून के जो है सेकंड चैप्टर है। जिन स्टूडेंट्स ने जो है पार्ट 1 इसका नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है चैप्टर 1 देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें जो है आपराधिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो अपराध करता है उसके बारे में जानेंगे और प्रशासन से जो संबंधित जो कानून होता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, अपराध जो होते हैं हमारे आपराधिक कानून जो होते हैं दो प्रकार से जो है कानून की जो है धाराएं लगती है। जैसे मूल कानून होता है तो आईपीसी के तहत होता है। ठीक है, आईपीसी के तहत जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा है सीआरपीसी के तहत जो है हम किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों धाराओं के माध्यम से ही जो है किसी भी व्यक्ति को जो है आरोपी व्यक्ति को हम गिरफ्तार क्या करते हैं कर लेते हैं इन धाराओं के तहत। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा आपराधिक अपराधों के प्रकार। देखो, जो अपराध होते हैं वो 3 प्रकार से इसमें बताए हैं कि अपराध जो व्यक्ति करता है उसमें 3 कैटेगरी आती है। ठीक है, 3 तरह से जो है अपराध माने जाते हैं। पहला आता है संघीय और गैर संघीय। ठीक है, तो इसमें संघीय मामले मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था कि जो संघीय अपराध होते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, सॉरी, मैं आपको आगे जो है उसको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखो, संघीय और गैर संघीय मामले कौन से होते हैं। देखो, संघीय अपराध वे अपराध है जिनमें पुलिस को बिना वारंट के अपराध करने वाले आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। देखो, इसमें जो क्या होता है व्यक्ति को बिना किसी वारंट के हम इसमें संघीय अपराध वे अपराध हैं जिसमें बिना किसी वारंट के हम किसी अपराधी व्यक्ति को जो है पकड़ सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, पुलिस जो होती है, और अदालत में पेश कर सकते हैं और अदालत के बिना ही वह कार्रवाई को स्टार्ट भी कर देता है। ठीक है, तो ये संघीय मामले होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संघीय मामले में जो है बलात्कार आ जाता है, अपहरण आ जाता है, दहेज प्रथा से जो महिलाएं होती हैं वो जो है मौत के मुंह में जो है चली जाती है, तो वो संघीय अपराध होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसमें ये संघीय अपराध की कैटेगरी में आते हैं। और गैर संघीय अपराध कौन से होते हैं जिसमें इसमें देखो, संघीय अपराध में हम गिरफ्तार जो रिहा भी नहीं कर सकते व्यक्ति को, क्योंकि ये इसने जघन्य अपराध कर रखा होता है। इसकी वजह से जो है इनको जो है जमानत नहीं दे सकती सरकार, जो न्यायालय होता है। ठीक है, तो इसमें जो है गैर संघीय अपराध कौन से होते हैं, वे अपराध जो संघीय अपराध जैसे गंभीर प्रकृति के नहीं होते। देखो, जो गैर संघीय अपराध जो होते हैं वो गंभीर प्रकृति के नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसमें जो आता है जैसे कि धोखाधड़ी के आ जाते हैं मामले, जालसाजी के मामले आ जाते हैं, ये सारे मामले आते हैं गैर संघीय में। और संघीय मामले बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिससे लोगों की जानें चली जाती, तो इसमें जो है व्यक्ति को रिहाई नहीं मिलती और गैर संघीय मामले में जो है रिहाई दे सकता है। अब देखो, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें जमानती और गैर जमानती। ठीक है, देखो, जमानती और गैर जमानती जो है मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन करा है, देख लेते हैं इसको। देखो, गैर जमानती क्या है। जमानती और गैर जमानती क्या है। जमानती अपराध वह अपराध है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 2A में सूचीबद्ध है। ठीक है, जमानती वे अपराध होते हैं जो सीआरपीसी की धारा में जो है वर्णित होते हैं, सीआरपीसी की धारा में, ना कि आईपीसी की।
वे ऐसे अपराध हैं जो गैर जमानती अपराधों की तुलना में प्राकृतिक स्वरूप कम गंभीर है। देखो, जमानती वे अपराध हैं जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, गंभीर प्रकृति का जो है वो कांड जो है वो नहीं करता। इसमें आरोपी व्यक्ति को जो है इसमें जमानत मिल सकती है, ठीक है। तो और व्यक्ति का अधिकार के रूप में जमानत का दावा कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है जमानती में क्या है, जो व्यक्ति होता है वो कम गंभीर होता है, ठीक है। वो ज़्यादा उसके ऊपर जो है उसने ज़्यादा चीज़ें गलत नहीं कर रखी होती, इसी वजह से उसे जमानत है मिल सकती है। और जमानती अपराधों के मामले में यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों को पूरा करता है तो जांच अधिकारी के लिए जमानत देना बाध्यकारी हो जाता है। अगर वो जांच करवाता है अपने खिलाफ तो जो न्यायालय है उसे बाध्यकारी हो जाता है कि भाई उसे व्यक्ति को जमानत देनी ही पड़ती है। अब देखो, गैर जमानती क्या है। गैर जमानती अपराध ऐसे अपराध है जो जघन्य और गंभीर प्रकृति के होते हैं। देखो, गैर जमानती अपराध जो होते हैं बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध होते हैं और गंभीर प्रकृति के होते हैं। इसमें जमानत मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अपराधों के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर व्यक्ति जो है जघन्य अपराध कर चुका है, जैसे कि बलात्कार आदि के मामले हो जाते हैं इसमें, और अपहरण कर लेता है कोई, ठीक है, हत्या कर दे किसी की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गैर जमानती में आती हैं कि उसको बेल मिलना या जमानत मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे अपराध में जमानत देना अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि भाई अदालत के ऊपर होता है इसमें कि व्यक्ति जो है उसको जमानत देनी है या नहीं, जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय कर सकती है, ठीक है। अपराध देखा जाता है कि इसमें क्या अपराध किया है और कैसे हम इसको जमानत मिल सकती है या नहीं, तो ये जो है न्यायालय ही तय करता है इसमें। अब देखो, तीसरा पॉइंट इसमें मैंने बताया था, समनीय अपराध और असमनीय अपराध आ जाता है। समनीय अपराध और असमनीय अपराध भी ठीक उसी प्रकार से जैसे गैर संज्ञेय बताया मैंने, जमानती बताई। तो समनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनसे पक्षकारों यानी पीड़ित और अपराधी द्वारा समझौता किया जा सकता है। देखो, इसमें जो है जिस व्यक्ति के खिलाफ जो है गलत काम हुआ है या जो पीड़ित है और अपराधी के बीच क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, दोनों ही गिरफ्तार अपराध वाला व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है समझौता कर लेते हैं, तो वह समनीय अपराध हो जाता है कि और पक्षकार आपसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपसी जो है समझौता कर लेते हैं अपराधी और पीड़ित व्यक्ति, और किसी मुकदमे या अदालत की अनुमति के बिना भी अपराधी को दोष मुक्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमें अदालत जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और दोनों ही जो लोग हैं आपसी अपराध की जो है अनुमति जो है ले लेते हैं। और इन अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यह जो है धारा है 320 में वर्गीकृत किया गया है। देखो, असमनीय अपराध वे अपराध है जो स्वभाव से गंभीर है। देखिए, बहुत ज़्यादा जो गंभीर होते हैं, ठीक है, और इसलिए क्षमा योग्य नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, किसी की हत्या कर देते हैं, ठीक है, व्यक्ति, तो उसे भाई जमानत कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ऐसे मामले में पक्षकारों के बीच कोई समझौता अधिकृत नहीं होता। पीड़ित व्यक्ति जो है इसमें समझौता नहीं करता है और ऐसे मामले के आरोपी निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी निपटारे से मुक्ति नहीं हो सकते और दोनों ही पीड़ित व्यक्ति के बीच और अपराधी व्यक्ति के बीच जो है समझौता नहीं हो पाता, जैसे कि मैंने ऊपर समनीय में बताया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है निपटारे की बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये अपराध पुलिस या राज्य द्वारा दायर किए जाते हैं, राज्य के द्वारा दायर किए जाते हैं और मुकदमे के समापन के बाद ही
अपराधी को दोष मुक्त या दोषी ठहराना तय किया। ठीक है, तो न्यायालय ही बताता है कि भाई ये व्यक्ति दोषी है या नहीं, तो न्यायालय ही तय करता है। आइए ऊपर देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक रह गया है। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं इसके। देखो ये तीनों संज्ञेय और गैर संज्ञेय मैंने बता चुकी हूँ, जमानती और गैर जमानती भी बता दिया। और सामान्य अपराध, ठीक है, वे अपराध होते हैं जिसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति और आरोपी व्यक्ति को जो है समझौता कर लेते हैं और असामान्य अपराध में नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट है इसका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर। देखो आप सभी को पता होगा जब पीड़ित व्यक्ति के साथ जो गलत काम होता है, ठीक है, तो वह क्या करता है, एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाता है ताकि पुलिस जो है उसके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा करके उसके हिरासत में ले ले उस व्यक्ति को, आरोपी व्यक्ति को। ठीक है, तो ये जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है हमारी। एफआईआर संज्ञेय अपराध, पुलिस थाने के कार्यालय प्रभावी। देखो एफआईआर उनके बीच में लिखी जाती है कि जो गलत काम संज्ञेय अपराध करता है, जैसे मैंने आपको बताया था अपहरण कर लेता है या बलात्कार, दहेज के कारण जो मौत हो जाती है, या किसी के व्यक्ति जो है किसी की हत्या कर देता है, तो ये संज्ञेय अपराध हो जाते हैं। तो अब ऐसे काम हो गए तो एफआईआर हम दर्ज करवाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, कंप्लेंट जो होती है हमारी सीआरपीसी की धारा 2D के अंतर्गत की जाती है और एफआईआर जो है होती है वो आईपीसी के धारा के अंतर्गत होती है। ठीक है, किसी भी आरोप का मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से दिया गया है वह अभिकथन है। देखो जो है सीआरपीसी के कारण ही जो है व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप से उस व्यक्ति के बीच जो है कार्यवाही हम करते हैं आरोपी व्यक्ति के बीच, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, लेकिन इसमें कोई रिपोर्ट शामिल नहीं है। ठीक है, सीआरपीसी में जो है रिपोर्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है कौन एफआईआर दर्ज जो है करवा सकता है। एफआईआर कौन लोग करवाते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, गवाह, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध के कृत्यों का उचित ज्ञान होने पर दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, संज्ञेय अपराध मैंने आपको बताया, जब संज्ञेय अपराध होगा तो हम एफआईआर जो है पीड़ित व्यक्ति की करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया। देखो एफआईआर दर्ज करने की भी प्रक्रिया होती है। सीआरपीसी की धारा जो होती है 154 के तहत हम एफआईआर को लिखते हैं, लिखित या मौखिक होती है। ठीक है, संज्ञेय अपराध के मामले में ही हम एफआईआर लिखते हैं। रिपोर्ट के रूप में लेखबद्ध पुलिस जो होती है वो एफआईआर को दर्ज करती है। शिकायतकर्ता को एफआईआर जो है हमारी लिख जाती है, तो हम व्यक्ति को शिकायतकर्ता जिसने शिकायत लिखवाई है उसको पढ़कर जो है बताई जाती है, विधिवत हस्ताक्षर उसके कराए जाते हैं। जब हस्ताक्षर करवाते हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ा कर भी बताया जाता है कि भाई इसमें एफआईआर में ये चीज़ें आपने लिखवाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें है एफआईआर में। इसमें पॉइंट है, इसके अलावा एफआईआर का स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के लिए प्राथमिकी की जानकारी को स्टेशन हाउस रजिस्टर या स्टेशन डायरी में दर्ज भी किया जाना चाहिए। ठीक है, जब एफआईआर हम लिखते हैं तो उसमें एफआईआर को जो है स्टेशन हाउस की जो रजिस्टर होता है या डायरी होती है उसमें
जो है लिखा जाता है और पंजीकृत एफआईआर के एक प्रति भी शिकायतकर्ता को मुफ्त में प्रदान की जाती है। ठीक है, और शिकायतकर्ता जिसने एफआईआर लिखवाई है उसे भी एक फोटोकॉपी जो है व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा जो टॉपिक है अधिकार क्षेत्र जीरो एफआईआर और जीरो एफआईआर क्या होती है। इसमें जो व्यक्ति को जो है किसी भी मामले में जो है एफआईआर नहीं लिख सकते। इसमें एफआईआर की विषय वस्तु और महत्व जांच शुरू करता है, फिर स्पष्ट करता है। तीसरा है भारतीय दंड संहिता 182 और 211 के तहत जो है सजा मिलती है व्यक्ति को। जो नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार। इसमें जो है पुलिस द्वारा एफआईआर जो है दर्ज करने से इनकार, कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से इनकार कैसे कर सकती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पीड़ित व्यक्ति संज्ञेय अपराध के कृत्य के बारे में लिखित सूचना एसपी पुलिस अधीक्षक को डाक से भेज सकता है। आर्टिकल जो है 154 के 9 में। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ठीक है, तो जो संज्ञेय मामले होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामले होते हैं, तो उसमें पीड़ित क्या करता है, एफआईआर लिखवा सकता है। ठीक है, तो अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वह अपने पेज में लिखे एसपी वहाँ के जो पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी होता है उसे भेज सकता है उसे, ताकि वो उसका जो है अपने डिपार्टमेंट को बोले और केस की सुनवाई करे। दूसरा, इसमें मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दायर कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने भी हम एक आवेदन दायर कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए निर्देशक कर सकता है। ठीक है, जो एसपी होता है मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए जो नीचे के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको बोल सकता है कि भाई तुम ये जो एफआईआर है तुम लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे जो है वो ऑर्डर दे सकता है, तो वो जो है इनकार नहीं कर सकता है गिरफ्तारी को लेकर, वो एफआईआर को लेकर। नेक्स्ट है इसमें गिरफ्तार कौन कर सकता है। तो गिरफ्तार कौन कर सकता है एक व्यक्ति को, सीआरपीसी की धारा होती है, पुलिस कर सकता है, मजिस्ट्रेट या एक निजी व्यक्ति। ठीक है, तो पुलिस के द्वारा भाई ज़्यादातर केसेस में पुलिस ही गिरफ्तारी को पकड़ती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो होता है न्यायालय आदि पकड़ती है, एक निजी व्यक्ति भी पकड़ सकता है। ठीक है, तो पुलिस सीआरपीसी 155, मजिस्ट्रेट 44 और निजी व्यक्ति 43, ये सारे जो हैं एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। अब देखो, जिन व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया, उसने अपराध किया है, ठीक है, तो उसके भी तो कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट होते हैं। उसके क्या अधिकार है, पहला है गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये सूचना मिलनी चाहिए कि उसे किस जुर्म के कारण जो है उसे गिरफ्तार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला ये अधिकार होना चाहिए कि भाई जिस अपराध के लिए वो गिरफ्तार हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है तो उसे जमानत के लिए वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसकी रिहाई मिल सकती है। तीसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ठीक है, गिरफ्तारी जो व्यक्ति होता है उसको गिरफ्तार व्यक्ति जो होता है उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट है इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। देखो, निःशुल्क कानून जैसे कि अदालतों में होता है, सरकारी वकील भी होते हैं, प्राइवेट वकील भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है निःशुल्क कानूनी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए। लास्ट है इसमें पॉइंट चिकित्सा व्यवसाय द्वारा जांच किए जाने का अधिकार।
ठीक है। चिकित्सा संबंधी जो है डॉक्टर से संबंधित भी उसे जांच वाँच जो है करवा सकते हैं वो। महिलाओं और बच्चों के विशिष्ट अधिकार, महिलाओं और बच्चों के क्या विशिष्ट अधिकार हैं? पहला पॉइंट है इसमें पुरुष पुलिस, जो पुलिस होती है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं मैन होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं। और अधिकारी को जो है यहाँ तक कि गिरफ्तारी के उद्देश्य से भी महिला के शरीर को छूने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जैसे महिला ने कोई अपराध कर लिया है, ठीक है, तो अपराध करा है, तो जब वो गिरफ्तार करेंगे जो पुलिस वाले, तो उसे छूने का अधिकार जो है उन्हें नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसे वो छू नहीं सकते। सूर्यास्त और सर्वोदय महिला पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है। महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, महिला के चिकित्सा अधिकारी जो है उन्हें भी सुविधा प्रदान की गई है। मुफ्त कानूनी सहायता जमानत, ठीक है, मुफ्त कानूनी, जैसे सरकारी वकील जो है फ्री में मुहैया करवा देती है सरकार। गर्भवती महिला प्रवास की सुविधा, ठीक है, गर्भवती जो महिला होती है उन्हें भी सुविधा प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। लास्ट इसमें जब किसी किशोर 18 से कम को गिरफ्तार किया जाता है तो वो किशोर को विशेष किशोर इकाई या नामित पुलिस अधिकारी के प्रभार के तहत रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो गिरफ्तारी जो किशोर होते हैं जो 18 वर्ष के कम होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो उन्हें अलग से जो है रखा जाता है। ऐसे मामले की सूचना तुरंत किशोरों के न्याय बोर्ड को दी जानी चाहिए। जब किशोरों से संबंधित जो होती हैं चीज़ें तो वो जो सरकार ने जो है किशोर न्याय बोर्ड बना रखा है, तो वो जो मामले होते हैं वो वहीं जाते हैं। माता पिता अभिभावकों को गिरफ्तारी की सूचना, अब व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो गया तो उसके माता पिता को सूचना देंगे या उसके जो रिलेटिव है उनको देंगे सूचना जो होती है। फर्स्ट इसमें किशोर व वयस्क, जब किशोर और वयस्क जो होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो माता पिता को सूचित किया जाता है। इसमें किशोर का परीक्षण किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार ने दे रखी है। इसमें टॉपिक है गिरफ्तार व्यक्ति की नज़रबंदी। देखो नज़रबंदी क्या होता है, ये जब व्यक्ति को न्यायालय में नहीं जाने दिया जाता, जिसमें 24 घंटे के अंदर जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नज़रबंदी क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता जो होती है समाप्त कर दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने है। तो या अगर 24 घंटे के अंदर जो है नहीं किया तो 15 दिन के अंदर करते हैं या 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब देखो जमानत क्यों, जमानत क्या होती है, इसमें जो है नीचे डेफिनेशन में दिखाऊंगी इसके। जमानत क्यों मिलती है, जब गंभीर अपराध नहीं किया होता किसी व्यक्ति ने तो उसे जमानत मिल जाती है। और जमानत के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, नियमित, अंतरिम और प्रतिशोधी। फिर आता है हमारा शर्त, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है उसके अधीन शर्त के कारण ही जो है व्यक्ति को जमानत मिल पाती है, ठीक है। अब मैं देखो इसमें ये दिखा देती हूँ आपको, जमानत की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो जमानत का अर्थ है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत से लेकर मुकदमे तक की अंतरिम कानूनी रिहाई होती है। देखो व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो चुका है इसमें, ठीक है, तो व्यक्ति जब गिरफ्तार हो जाता है तो वो न्यायालय जाकर जो चीज़ें होती हैं, मुकदमा चलता है, उस समय हिरासत वाला जो व्यक्ति होता है जमानत के लिए बोलता है और वो रिहा हो जाता है, ठीक है। तो जब तक जो उसका केस जब तक चल रहा होता है तो उसे जमानत
जो है मिल जाएगी और वो बाहर से ही जो है जिसे डेट मिलती रहती है तो फिर उसे वो लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ज़मानत मिलती है। अब ज़मानत के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नियमित ज़मानत। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत गैर जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी के बाद जो है पहले से ही हिरासत में रहे व्यक्ति को नियमित ज़मानत दी जा सकती है। इसमें जो है व्यक्ति को ज़मानत मिल सकती है। दूसरा जो है अंतरिम ज़मानत, यह एक अस्थायी ज़मानत है जो थोड़े समय या अवधि के लिए दी जाती है। देखो, जो नियमित ज़मानत होती है जो परमानेंट मिल जाती है, ठीक है, बस इसमें केस में जो डेट मिलती रहती है तो उसमें जो है सुनवाई होती रहती है तो तभी जाना पड़ता है। अंतरिम ज़मानत में क्या होता है, कुछ थोड़े समय के लिए ही व्यक्ति को रिहा करा जाता है। ठीक है, तो ये अंतरिम ज़मानत होती है जब तक कि व्यक्ति नियमित या प्रत्याशात्मक ज़मानत लागू नहीं करता। तीसरा है प्रतिशोधी ज़मानत। यह एक ज़मानत है उस व्यक्ति द्वारा पूर्व तैयार की तरह जो यह समझाता है कि उसे गैर जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसे गैर जमानती जो होते हैं, जो जिसमें उसने जो है गंभीर जो काम किया है, अपराध किया है, बहुत ज़्यादा गंभीर किया है रूप से, तो वह व्यक्ति ज़मानत के लिए सत्र न्यायालय या न्यायालय में अर्जी कर सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा क्रिमिनल कर गया है, आपराधिक मामले की श्रेणी में बहुत ज़्यादा है, तो उसे गिरफ्तार जो है नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा काम इसने कर रखा होता है, किसी की मौत भी कर रखी होती है, तो ऐसे कैसे उसे ज़मानत मिल सकती है। तो वो जो होता है वो न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है ज़मानत की रिहा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 प्रकार से जो है ज़मानत मिलती है। लास्ट देख लें, ज़मानत के लिए शर्तें होती हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन और निश्चितता के साथ बिना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ज़मानत के लिए की जाती हैं। ज़मानत के प्रकार मैंने आपको बता दिया है, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर को 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।